हेलो फ्रेंड्स, आप वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। गाइज, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये आने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी एग्ज़ाम रहेंगे उसमें काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाले हैं। देखो यार, जो भी आप थ्योरी पढ़ते हो किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसके बाद जो है आप उसके क्वेश्चन जो है ज़रूर प्रैक्टिस करिए। विदाउट दैट यू कॉन्ट बी एबल टू गेट कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के दौरान जो है जब आप वहाँ पे बैठते हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करके आए हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं पास्ट में, तो अब तक जो है आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जो है जो भी रहते हैं उनके MCQ सॉल्व करिए, इन सेशंस को आप ज़रूर फॉलो करिए और आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। पॉलिटी सेक्शन जो है आज हम करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड ड्यूरिंग द पेडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स इन ए कोर्ट। देखिए, जब कोर्ट के अंदर जो है यहाँ पे कोई भी केस है वो पेंडिंग है, उसकी प्रोसीडिंग जो है वो पेंडिंग चल रही है, तो हायर कोर्ट क्या करता है, वो लोअर कोर्ट से वो केस को अपने पास वहाँ पे ले लेगा। तो इसको हम बोलते हैं सर्शियरी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ साथ देखिए, जो भी लोअर कोर्ट जैसे कोई जो है ऑर्डर पास कर देता है, तो उस ऑर्डर को रद्द करके अपने पास लेने का जो है यहाँ पे ये भी हम बोल सकते हैं, ये कौन करता है, हायर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट से जो है यहाँ पे केस अपने पास लेता है। ठीक है, तो लोअर कोर्ट जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लो हायर कोर्ट यहाँ पे बात हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है। लोअर कोर्ट की बात करें तो ये हाई कोर्ट हो सकता है, कोई भी ट्रिब्यूनल हो सकता है, क्वासी जुडिशियल बॉडी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो रिट की बात करें दोस्तों, टोटल 5 रिट जो है हमारे पास हैं। इसके अलावा देखिए आप यहाँ पे मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, कोवरेंटो है, एक आपका सर्शियरी हो गया, एक होता है आपका हैबियस कॉर्पस। ठीक है, तो एक होता है आपका हैबियस कॉर्पस। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोहिबिशन की। तो प्रोहिबिशन क्या होता है? देखिए, जब भी जो है लोअर कोर्ट जो है कोई ऐसा केस सुन रहा है जो कि उसकी ज्यूरिडिक्शन के बाहर है। ठीक है, सो द केस विच इज़ आउट ऑफ हिज ज्यूरिडिक्शन, जो उसकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर है केस, अगर उसमें जो है वो सुनवाई कर रहा है, तो हायर कोर्ट जो है उस केस को अपने पास ले लेगा। ठीक है, बाय इशूइंग द प्रोहिबिशन रिट। ठीक है, तो उस पर स्टे ऑर्डर लगा देगा और वो केस अपने पास ले लेगा। जब भी ये आपको वर्ड दिखेगा आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन जो है काम हो रहा है लोअर कोर्ट में, तो ये वाली प्रोहिबिशन वाली यहाँ पे रिट लगेगी। सेकेंड इज मैंडेमस। मैंडेमस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, जो भी रिट ये रिट जो पास की जाती है कोर्ट के द्वारा पास की जाती है, ये हाई कोर्ट या फिर जो है सुप्रीम कोर्ट हो सकती है, और किसके अगेंस्ट जाती है, ये ऑफिशियल्स के, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल जैसे कोई गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहा है, कोर्ट के लिए जो है जारी हो सकती है, कोई कॉरपोरेशन में काम कर रहा है या पब्लिक अथॉरिटी में कोई भी है, तो उनके खिलाफ जो है यहाँ पे मैंडेमस जारी होता है। ठीक है, और कब होता है, जब कोई अपनी ड्यूटी जो है जो उसको फॉलो करनी चाहिए वो उस ड्यूटी को फॉलो करने में असमर्थ है, वो उस ढंग से ड्यूटी को जो है फॉलो नहीं कर रहा है, उसमें फेल है, और ये किसी जो है इंडिविजुअल के या फिर किसी के राइट्स का हनन हो रहा है, तब जो है यहाँ पे मैंडेमस को जारी किया जाता है। राइट, इसके बाद आपकी कोवरेंटो आती है। कोवरेंटो की बात करें, ये जो है हायर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है किसी लोअर अथॉरिटी को बोलेगी कि बाय व्हाट अथॉरिटी, या किसी पब्लिक ऑफिस को जो है यहाँ पे पूछेगी कि वाई व्हाट अथॉरिटी यू हैव डू दिस, यू हैव डन दिस। ठीक है, तो किस अथॉरिटी से आपने ये काम किया है। बेसिकली ये होती है इंक्वायरी के लिए, टू इंक्वायर द लीगैलिटी ऑफ द क्लेम। ठीक है, तो मतलब लीगैलिटी चेक करने के लिए, जो भी क्लेम किया गया है किसी के द्वारा, उसकी लीगैलिटी चेक करने के लिए जो है यहाँ पे ये कोवरेंटो लगाया जाता है। ठीक है, सो पब्लिक ऑफिस पे भी लगाया जा सकता है, कोई भी गवर्नमेंट का पब्लिक ऑफिस है, कोर्ट हैं, ठीक है, मतलब कि कोई भी पब्लिक ऑफिस हो उसके खिलाफ जो है यहाँ पे ये कोवरेंटो जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने 4 आपको बता दिए। आपने मुझे हैबियस कॉर्पस के बारे में जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस किसके लिए जारी होती है, ये आप ज़रूर जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनमें से आपको पूछा गया है कौन सा नोट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है इंक्लूड नहीं है। निम्न में से कौन सा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं उसमें शामिल नहीं होता। देखिए दोस्तों, उसमें
अगर हम बात करें तो ये भी शामिल होता है, प्रोविजन ऑफ लिक्वर, राइट टू वर्क होता है, इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क होता है, लेकिन ये जो है आपका ये इंक्लूड नहीं होता, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, ये एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि आया था 2005 के अंदर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर एक्ट है 2005 में आया था। बाकी तीनों की तीनों चीज़ें जो है आपको जो निर्देशक सिद्धांत हैं, ठीक है, तो उनमें जो है यहाँ पे दी गई हैं। तो इसकी अगर हम बात करें कौन से आर्टिकल में आता है, तो देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ये हमने कहाँ से लिया, सबसे पहले तो आयरलैंड से लिया है, ये आपको याद रखना है। सेकंड थिंग इज़ किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4, ठीक है, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो है यहाँ पे कवर होते हैं। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की अगर हम बात करें, ये वाला जो है कौन सा आर्टिकल है, तो ये 39 आर्टिकल के अंदर आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर। प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर की अगर हम बात करें तो ये जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, 47 आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। और राइट टू वर्क भी जो है आपका डीपीएसपी में दिया गया है, और ये जो है आर्टिकल 41 के अंदर आता है। राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये जो है एक 41 आर्टिकल के अंदर आते हैं, राइट। तो ये याद रखिएगा, ये डीपीएसपी में आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द, तो प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया को जो है कैसे इम्पीच किया जाता है, किसके द्वारा, लोकसभा, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर नन ऑफ द वर्क। तो देखिए इनको जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है इम्पीच किया जाता है, यानी कि दोनों लोकसभा प्लस राज्यसभा के द्वारा। तो इम्पीचमेंट का जो है प्रोसेस क्या रहता है, तो देखिए स्पेशल मेजॉरिटी से जो है यहाँ पे इनका इम्पीचमेंट होता है। देखिए किसी भी हाउस में जो है सदन में जो है यहाँ पे प्रोसीडिंग लाई जा सकती हैं। जैसे मान लो लोकसभा में जो है ये प्रस्ताव लाया जाता है, और जब तक उस पर 2/3 मेजॉरिटी से जो है यहाँ पे साइन नहीं होंगे टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। अगर लोकसभा की अगर हम मान ले तो 550 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, लेकिन हाल ही में जो है हमारी स्ट्रेंथ टोटल कितनी है इसकी, 545। तो इनमें से जो है 2/3 मेंबर जो होंगे वो जो है वोटिंग करेंगे इस मोशन के फेवर में, तभी जाके जो है वहाँ पे इनको वहाँ से उस सदन से ये प्रस्ताव पास होगा, फिर जो है यहाँ पे राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में भी ये 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, देन जो है ये आगे जो है यहाँ पे इनको इम्पीच किया जा सकता है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस रहता है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस हों, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रोसेस है इनको यहाँ पे निकालने का, ठीक है जी। तो इसके अलावा देखिए इम्पीचमेंट जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो याद रखेंगे 61 आर्टिकल जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में वो इम्पीचमेंट से रिलेटेड है प्रेसिडेंट की। इम्पीचमेंट क्यों होता है, जब भी ये वायोलेट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन होगा तब जाके जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट को निकाला जाता है, लेकिन आज तक जो है किसी प्रेसिडेंट को यहाँ पे नहीं निकाला गया है, राइट। और आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जो है यहाँ पे आपके प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 52 बोलता है देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जो प्रेसिडेंट है चैप्टर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर करने का फ़ायदा क्या है, एक तो आपको ऐसा पता चलता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जो मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ वहीं से अगले एग्जाम में आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, तो ये बेनिफिट रहता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। Who was the first woman in the world to become the prime minister of country? तो किसी कंट्री की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी, तो ये थी श्री मावो भंडारिका नाइके, ठीक है। सो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने मुझे बताना है ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, नाम से पता चल जाएगा आपको किस कंट्री से हो सकती हैं ये, तो आपने यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। तो सबसे बड़ी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी, अब इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी कौन सी हो सकती है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, याद रखिएगा। अगर हम टॉप 5 कॉन्स्टिट्यूंसी देखें लोकसभा की, तो पहले पे लद्दाख आती है, सेकंड पे है आपका राजस्थान का बाड़मेर, ठीक है। तीसरे पे आता है आपका गुजरात का कच्छ, फोर्थ पे आता है अरुणाचल प्रदेश का वेस्ट वाला रीजन, ठीक है। और फिफ्थ पे आता है अरुणाचल का ईस्ट वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये टॉप 5 है एरिया वाइज लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी। चलो ये तो हो गया हमारा
पूरे इंडिया की बात। अगर हिमाचल की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी है मंडी। ठीक है, तो लोकसभा सीट कौन सी सबसे बड़ी है, तो याद रखिएगा मंडी सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। और कितनी लोकसभा सीट हैं हमारे हिमाचल में, तो टोटल 4 लोकसभा सीट हैं। इसमें से मंडी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी हैं, एक तो आपकी मंडी हो गई, एक है आपका हमीरपुर, ठीक है, एक है आपका शिमला और एक है आपका कांगड़ा। ठीक है जी, तो ये जो हैं आपके 4 जो है आपकी लोकसभा सीट्स जो हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, कौन सा इसमें से आपको बताना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में एक तो आपकी ग्राम सभा आ गई, ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति आ गई, और जिला परिषद जिसको हम डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो है हमारी 3 जो है चीज़ें इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगी। तो हमारा आंसर क्या है, ग्राम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसका पार्ट नहीं होती है गाइस। ठीक है, तो 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। एक तो है आपकी ग्राम पंचायत, ठीक है, विलेज लेवल पे, देन आपकी पंचायत समिति आती है तहसील लेवल पे, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी जो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत जिसको जिला परिषद भी कहा जाता है। तो ये 3 टायर सिस्टम आपको यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलेगा। ग्राम सभा को हम ग्राम काउंसिल भी बोलते हैं, ठीक है, ग्राम काउंसिल भी बोलते हैं इसको, या फिर विलेज काउंसिल, राइट। चलिए अब एक और चीज़ देख लीजिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन किस अमेंडमेंट के थ्रू जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया था हमारे इंस्टीट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था कब, 1992 के अंदर। ध्यान रखिएगा 1992 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो है इसको यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो इनमें से आपको बताना है कौन सा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा या फिर नौफती। तो लोअर हाउस मीन्स लोकसभा, ठीक है, एल से आप याद रख लो लोअर हाउस, एल से लोकसभा। तो लोकसभा को जो है यहाँ पे लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है बोला जाता है। सेकंड थिंग, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी बोला जाता है, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल भी इसको हम बोलते हैं। एक और चीज़ याद रखिएगा, देखिए दोस्तों लोकसभा के इलेक्शन कब हुए थे ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए 1951-52 में जो है यहाँ पे पहले इलेक्शन हुए थे। और पार्लियामेंट कब बैठा था, 1952 को जो है पहली जो है यहाँ पे जो पार्लियामेंट इलेक्ट होके आई थी, राइट। और इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट का कॉन्सेप्ट जो है किस आर्टिकल के अंदर आता है, 79 से लेके 122 तक जो है पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा की अगर हम बात करें दोस्तों तो टोटल स्ट्रेंथ होती है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 550, जिसमें से 530 जो है आपके यूनियन टेरिटरी स्टेट से होके जो है यहाँ पे इलेक्ट होते हैं। बाकी जो 20 रहते हैं वो यूनियन टेरिटरी से जो है यहाँ पे इलेक्ट होके आते हैं, राइट। पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि 2 जो हैं यहाँ पे एंग्लो इंडियन जो हैं वो चुने जाएंगे, लेकिन अभी जो है ये नहीं होता। 2020 से जो है यहाँ पे कोई भी एंग्लो इंडियन को नहीं चुना जाता। और ये हुआ था 95 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 2009 के अंदर, उसमें जो है ये कहा गया कि ये जो प्रोविज़न है 2 इंडियन एंग्लो मेंबर्स को चुनने का लोकसभा के अंदर, वो 2020 तक ही रहेगा। तो उसके बाद जो है यहाँ पे अभी इनको नहीं चुना जाता। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्ट इन नेचर होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। और अगर हम बात करें तो इसके जो फीचर्स हैं लोकसभा की, जैसे मनी बिल रहता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मनी बिल जो है यहाँ पे, ये मनी बिल से रिलेटेड ज़्यादा पावर जो है आपको लोकसभा में देखने को मिलेगी। यानी कि मनी बिल जो अगर लोकसभा से पास हो गया तो वहाँ पे राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष की आयु जो है कम से कम आपकी होनी चाहिए। टेन्योर की बात करें तो लोकसभा मेंबर का जो नॉर्मल टेन्योर रहता है 5 साल का रहता है, लेकिन ये डिसॉल्व भी हो सकती है, तो ये टेम्पररी हाउस भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट एक ऐसा टॉपिक है, पार्लियामेंट ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तो यहाँ से आपको ध्यान में चीज़ें रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
हु इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है, आई होप आपको पता है कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाता है राज्यसभा का। राज्यसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है गाइस, तो 250 जो है यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, जिसमें से 12 जो रहते हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। ठीक है, और ये नॉमिनेशन जो किस फील्ड से हो व्यक्ति, तो उनको किया जाता है, जैसे आर्ट से है कोई, या फिर लिटरेचर फील्ड से है, ठीक है, या फिर कोई सोशल सर्विस में है, या फिर जो है आपका साइंस की फील्ड से है। ठीक है, तो ये जो है पर्सन जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। अगर इलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं दैट इज़ इनडायरेक्ट इन नेचर। ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं ना स्टेट्स की, तो उनके जो एमएलए होते हैं, ठीक है, तो वो जो है चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, राइट। तो राज्यसभा जो है एक परमानेंट मेंबर बॉडी है, याद रखिएगा, और हर 2 साल में जो है इसके 1/3 मेंबर जो होते हैं वो रिटायर होते हैं, तो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती ये। और नॉर्मल टेन्योर जो रहता है 6 साल का रहता है राज्यसभा का, और हर 2 साल में 1/3 मेंबर जो है यहाँ पे रिटायर होते रहते हैं। तो इसके इलेक्शन आप देखेंगे तो चलते ही रहते हैं बीच बीच में। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें, अगर आपने राज्यसभा का मेंबर बनना है तो कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वहीं अगर लोकसभा की बात करें तो वहाँ पे क्या था, 25 वर्ष की आयु थी, और लेकिन यहाँ पे 30 ईयर्स की जो है यहाँ पे एज होनी चाहिए। राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं, और लोकसभा को हम जो है हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज़ द फाइनल पावर टू मेंटेन ऑर्डर विद इन द हाउस ऑफ द पीपल। तो हाउस ऑफ द पीपल क्या है आपका, लोकसभा। तो लोकसभा के अंदर जो ऑर्डर है उसको मेंटेन, अच्छा डेकोरम रहे, वहाँ पे प्रोसीडिंग जो है स्मूथली चलती रहे, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्वियसली जो स्पीकर होता है। ठीक है, तो देखिए लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, और जो राज्यसभा होता है उसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन होता है। तो चेयरमैन तो ऑटोमेटिकली वाइस प्रेसिडेंट हो जाता है, और एक जो है आपका जो है दूसरा चेयरमैन होता है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है, सो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अमंग्स द क्वेश्चन फॉलोड बाय द स्पीकर विच इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए अगर हम बात करें पार्लियामेंट में प्रोसीडिंग्स चलती हैं, डेली जो प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसका एक क्राइटेरिया रहता है जिसको हम बोलते हैं डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। तो पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग चलती हैं वो जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड की गई हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एक होता है आपका क्वेश्चन आवर, ठीक है, एक आपका होता है 0 आवर, एक आपका होते हैं मोशंस। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आवर के बारे में। सबसे पहले ओवरव्यू ले लीजिए कि ये क्या होता है। क्वेश्चन आवर वो होता है जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, यहाँ बेसिकली लोकसभा की बात हो रही है, 11 से 12 बजे का जो टाइम पीरियड होता है वो क्वेश्चन आवर का होता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, और 0 आवर का टाइम पीरियड होता है 12 बजे से लेके जो 1 बजे का टाइम जो है टाइम रहता है वो 0 आवर रहता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे आज हम क्वेश्चन आवर की बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्वेश्चन आवर से रिलेटेड ही है, राइट। सो यहाँ पे क्या होता है पहले समझ लो कि क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि मिनिस्टर या फिर जो प्राइवेट मेंबर होता है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो वो जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो मिनिस्टर मेरा बोलने का मतलब ये है जो काउंसिल ऑफ मेंबर्स का जो है यहाँ पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है यहाँ पे पार्ट है, तो वो मिनिस्टर हो जाता है। और प्राइवेट मेंबर वो होता है जो नॉर्मल एमपी रहता है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वेश्चन आवर के अंदर। अब ये क्वेश्चन आवर के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो आपका ये अनस्टेड, स्टेड और शॉर्ट नोटिस, ये 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम स्टेड की बात करेंगे कि स्टेड टाइप का जो है यहाँ पे क्या होता है, स्टेड क्वेश्चंस क्या होते हैं। तो याद रखो स्टेड, अनस्टेड और शॉर्ट नोटिस ये क्वेश्चन आवर में पूछे जाते हैं। स्टेड क्वेश्चन जो है दोस्तों ये ग्रीन कलर के पेपर में जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक ग्रीन कलर का पेपर होता है उसमें लिखे गए होते हैं, और ये जो क्वेश्चन होते हैं इसका जो आंसर देना होता है वो ओरली देना होता है। ठीक है, ओरल आंसर देना होता है मिनिस्टर के द्वारा। अब स्टेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ओरल आंसर देना है और साथ ही साथ यहाँ पे
आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मतलब कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके अलावा भी और भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हो गए। तो ये स्टेड क्वेश्चन होते हैं। अनस्टेड क्या होते हैं फिर? अनस्टेड जो वो क्वेश्चन होते हैं जो वाइट पेपर में जो दोस्तों लिखे जाते हैं, सफ़ेद कलर का पेपर होता है उसमें लिखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, रिटर्न आंसर चाहिए होता है। देखिए, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेयर में था ओरल आंसर, यहाँ पे रिटर्न आंसर जो है चाहिए होता है। और यहाँ पे जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं वो आप नहीं पूछ सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते अनस्टेड के अंदर। एक होता है शॉर्ट नोटिस। शॉर्ट नोटिस में क्या है, शॉर्ट नोटिस पिंक कलर के पेपर में लिखा जाता है और यहाँ पे इसके लिए जो है नॉट लेस देन 10 डेज़ का जो है यहाँ पे पहले नोटिस देना पड़ता है। मतलब 10 दिन से कम नहीं, मतलब 10 दिन के कम का जो है यहाँ पे नोटिस कम से कम चाहिए होता है। तो जो है ये प्रश्न आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो प्रश्न पूछा जाता है शॉर्ट नोटिस का, ये अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड होता है। कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस से रिलेटेड मैटर है और अर्जेंट है, वो जो है शॉर्ट नोटिस में पूछा जाता है। ठीक है, और इसका आंसर भी क्या है, ओरली देना है। इसका आंसर भी आपको ओरली देना है। और इसमें भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहाँ पूछ सकते हैं, इस केस में, स्टेड वाले केस में। और ओरली जो है, स्टेड में भी ओरली देना पड़ता है, शॉर्ट नोटिस में भी ओरली देना पड़ता है, अनस्टेड में रिटर्न में देना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीनों जो हैं यहाँ पे, ये किसके पार्ट हैं, ये आपके पार्ट हैं दोस्तों, किसके, ये हैं पार्ट आपके क्वेश्चन आर के। तो यहाँ पे आंसर क्या है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या है, शॉर्ट नोटिस यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बोला जा रहा है, तो हमारा शॉर्ट नोटिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। तो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अब यही इलेक्शन प्रोसेस जो आपको प्रेसिडेंट के केस में भी देखने को मिलता है, राइट, है ना। तो प्रेसिडेंट के केस में भी जो है यहाँ पे आपको यही चीज़ देखने को मिलती है। अब ये जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो एमएलए होते हैं स्टेट के, ठीक है, स्टेट के एमएलए प्लस यूनियन टेरिटरी, जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो एमएलए जो हैं सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के, वो जो है पार्टिसिपेट करते हैं और इनडायरेक्ट जो है यहाँ पे इलेक्शन आपको देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे हम लोकसभा के चुनाव में जो है सिर्फ एक बंदे पे टिक लगा के आ जाते हैं कि हाँ इसको वोट दिया है, लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ये होता है प्रेफरेंस देनी पड़ती है। जैसे मान लो 4 कैंडिडेट हैं तो हम प्रेफरेंस देंगे। जैसे पहले वाला जो मेंबर होगा उसको हमने 2 प्रेफरेंस दे दी, किसी को पहले नंबर पे रख दिया, किसी को 3 पे रख दिया, किसी को 4 पे रख दिया, ठीक है। तो फिर जो है प्रेफरेंसेस जो है यहाँ पे कैलकुलेट होती हैं और जिसकी ज़्यादा प्रेफरेंसेस फर्स्ट नंबर पे होंगी उसको इलेक्ट जो है वहाँ पे कर लिया जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो हमने डिस्कस किया था, ये परमानेंट बॉडी है। 2/3 मेंबर जो है यहाँ पे 1/3 मेंबर हर 2 साल में यहाँ पे रिटायर होते हैं। तो ये जो है इसका इलेक्शन का प्रोसेस है, याद रखिएगा। When can a president can use his discretion in appointing the prime minister? तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में जो उसकी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, याद रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में इनकी डिस्क्रिशनरी पावर जो होती हैं वो कब परफॉर्म की जा सकती हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपना विवेक कब उपयोग कर सकता है? इन ऑल सर्कमस्टांसिस, सभी परिस्थितियों में, इन नो सर्कमस्टांसिस, या फिर किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकता, या फिर सी व्हेन नो पॉलिटिकल पार्टी इंजॉयज ए क्लियर मेजोरिटी इन लोकसभा। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली हुई है लोकसभा के अंदर, तब जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, विवेक का इस्तेमाल करके जो है यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे प्रधानमंत्री घोषित कर सकता है, ठीक है जी। और इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, जब किसी को भी क्लियर कट मेजोरिटी नहीं मिली है लोकसभा में, इसको हम क्या बोलते हैं, हंग पार्लियामेंट बोलते हैं। और ये प्रश्न पूछा जाता है, बच्चों को नहीं पता होता, हंग पार्लियामेंट इसी को बोला जाता है।
राइट। अब इस केस में डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा केस ये होता है अगर प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो जाए, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी जो है यहाँ पे ये अपनी पावर का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु एक्ट एज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन नीदर द प्रेजिडेंट नॉर द वाइस प्रेजिडेंट इज अवेलेबल। तो कौन प्रेसिडेंट के तौर पे एक्ट करता है जब ऑफिस, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो खाली है और वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस खाली है, तब जो बनते हैं वो बनते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तब कौन बनता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है यहाँ पे बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और मान लो चीफ जस्टिस भी नहीं है ऑफिस में, तो फिर सीनियर मोस्ट जज होता है जो सुप्रीम कोर्ट का, उसको बनाया जाता है, राइट। प्रेसिडेंट की बात करें, आर्टिकल 52 से लेके 62 तक जो है प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। याद रखेंगे इसको जो है एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है या फिर नॉमिनल हेड बोला जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक आर्टिकल है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 74 आर्टिकल, ठीक है। हालांकि ये प्रेसिडेंट के बाहर है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये जो है एड एंड एडवाइस लेते हैं किसकी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को, किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 74 के अंडर, ठीक है। और ये एडवाइस जो है ये बाइंडिंग है प्रेसिडेंट पे कि माननी ही पड़ेगी। और ये कब हुआ? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था जब 1976 में, तो ये जो है यहाँ पे इन्होंने कर दिया कि ये जो प्रेसिडेंट है इनको इनकी बात माननी पड़ेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी एडवाइस देते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 74 के अंदर आता है। इसके अलावा कुछ प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो कौन सा है? 57 आर्टिकल है। इसके अलावा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? तो 58 आर्टिकल है। देन आपका जो ओथ है वो किस आर्टिकल के अंडर लेते हैं? ये आर्टिकल 60। इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूछा जाता है तो आर्टिकल 61 के थ्रू जो है यहाँ पे इनका इम्पीचमेंट किया जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन आज तक जो है इम्पीचमेंट नहीं हुआ है किसी भी प्रेसिडेंट का, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। और इसके अलावा पीडीएफ के लिए जो है हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज़ जो है सक्सेस एजुकेटर 1 जो है सर्च करके भी आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा, कोई भी आपकी क्वेरी रहती है तो यू कैन आस्क मी हियर। इंस्टाग्राम पे आप जो है यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और डेली इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिए। आप किस टॉपिक्स के ऊपर जो है, किस सब्जेक्ट के ऊपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी आपका सजेशन है तो उस पर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।